जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीटेट 2012 में इंग्लिश से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा सवाल। सवाल क्या कह रहा है? यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16 to 17। सवाल कह रहा है कि रीड द पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी रीड मतलब पढ़ना है, द पोएट्री मतलब कविता को, ये जो कविता दिया इसको पढ़ना है पूरा। कैसे? तो केयरफुल यानी ध्यानपूर्वक, एंड मतलब और, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर मतलब जवाब देना है, फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए निम्नलिखित, क्वेश्चन मतलब प्रश्न को। ठीक है, यानी निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर आंसर दीजिए। अब इसको पढ़ते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तभी इसका मीनिंग समझेंगे, फिर इसका आंसर देखेंगे। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? लगातार, है ना। आज या निरंतर भी बोल सकते हैं। आज द स्टार्स जैसे तारे चमकते हैं, ठीक है ना, तो आज द स्टार्स दैट शाइन जैसे तारे चमकते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे का मतलब होता है आकाशगंगा, ट्विंकल मतलब टिमटिमाना। तो और मिल्की वे में यानी आकाशगंगा में तारे टिमटिमाते हैं, है ना। दे स्टेज डिम नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे। यानी मार्जिन ऑफ ए बे का मतलब क्या हो गया? मार्जिन मतलब होता है बॉर्डर, सीमा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया इस लाइन का? कि वे खाड़ी के किनारे पर एक धुंधली और कभी ना खत्म होने वाली रेखा फैलाते हैं। दे स्टेज मतलब फैलाना, डिम नेवर एंडिंग लाइन मतलब कभी खत्म ना होने वाली रेखा, है ना। डिम मतलब धुंधली, है ना, और नेवर मतलब कभी नहीं। अब है 10,000 saw I at a glance। अब क्या है? मैंने एक नजर में 10,000 देखे। एट ए ग्लैंस मतलब होता है एक नजर में, है ना। 10,000 मतलब 10,000, तो मैंने एक नजर में 10,000 देखे। अब क्या है? अब है कि टोसिंग देयर हिट्स इन स्प्राइटली डांस, यानी जो चंचल नृत्य में अपने सिर हिला रहे थे। ये इसका मीनिंग हो गया। अब इससे जुड़े क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, अब है मिल्की वे मीन्स, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मिल्की वे मीन्स क्या होता है? तो देखिए मिल्की वे मीन्स क्या होगा, यानी आकाशगंगा का अर्थ क्या है? ऑप्शन है रिवर ऑफ मिल्क, यानी दूध की नदी। हैविंग एसोसिएशन विथ नेचर, यानी प्रकृति से जुड़ाव। इजी वे टू मूव, यानी चलने का आसान रास्ता। द स्पाइरल गैलेक्सी कंटेनिंग आवर सोलर सिस्टम, यही हो जाएगा हमारे सौरमंडल वाले सर्पिल आकाशगंगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या इसको देखते हैं, है ना। तो अगला सवाल देखिए। अगला की मीनिंग ऑफ मार्जिन, यानी जो मार्जिन वर्ड है, मार्जिन शब्द है, उसका मीनिंग बताना है आपको, है ना। मार्जिन का मतलब अभी मैं जब पढ़ा रहा था तो क्या बताया था? मार्जिन का मतलब बॉर्डर होता है। क्या होता है? मार्जिन का मतलब बॉर्डर होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देंगे बॉर्डर। वेस्ट मतलब कचरा, प्लेजर मतलब आनंद, सीनरी मतलब दृश्य, लेकिन यहाँ बॉर्डर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे है कि फेमाइन जेंडर ऑफ द नेफ्यू इज, यानी फीमेल जेंडर क्या हो जाएगा नेफ्यू का? ऑप्शन है लेडी, आंट, सिस्टर या नीस। तो देखिए नेफ्यू का हो जाता है आपका नीस हो जाता है ना। नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, और नीस का मतलब क्या होता है? तो देखिए नीस का मतलब होता है भतीजी। ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे ग्रामर शुड बी टॉट बाय, तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये रहा, और थोड़ा बड़ा कर दो। हाँ, ग्रामर शुड बी टॉट बाय। अब देखिए इसका मीनिंग पहले समझिए कि जो ग्रामर है ना, किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? व्याकरण को पढ़ाया जाना चाहिए। तो कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? तो इनेबलिंग प्रैक्टिस ऑन कंटेक्स्ट, यानी संदर्भ पर अभ्यास सक्षम करके, या गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, या फिर संदर्भ पर अभ्यास सक्षम करके, या फिर स्पष्ट व्याख्या देके। गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन मतलब स्पष्ट व्याख्या देके, या फिर आपका आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न रूल्स, या छात्रों को नियम सीखने के लिए कहकर, या फिर मेकिंग लर्नर टू रिटन असाइनमेंट, या फिर वे शिक्षार्थी से लिखित कार्य करवाना। क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, है ना, इनेबलिंग प्रैक्टिस ऑन कंटेक्स्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है इंग्लिश का, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी।
अगला कि देयर इज मोर देन फ्लेश एंड ब्लड कैन एंड्योर द अंडरलाइन फेरेज मीन। अब देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग समझिए कि देयर इज मोर देन फ्लेश एंड ब्लड कैन एंड्योर, इसका हिंदी में मीनिंग समझिए, यानी ऐसी चीजें जो मांस और रक्त की सहनशीलता से परे है। तो रेखांकित वाक्य जो है द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स, यानी इस वाक्य का मीनिंग क्या होगा, ठीक है, इसको फ्रेज कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन में एनिमल है, नेचर है, इंजरी है या ह्यूमन नेचर है, क्या हो जाएगा। तो देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लैश एंड ब्लड का यानी ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव, ठीक है ना, क्या हो जाएगा मानव स्वभाव। देखिए इस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, 2012 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, 21 नंबर सवाल देखते हैं। अब देखिए 21 नंबर है कि ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, द अंडरलाइन वर्ड एक्सप्रेसेस। ड्रिंक्स मतलब यहाँ पीना होता है ना। अब देखिए एक्सप्रेस क्या एक्सप्रेस कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो नहीं होगा, सिंपल पास्ट टेंस तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ ड्रिंक्स है, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस भी नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 अगर है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है ना। चलिए द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट इज, यानी एक्सेप्ट का ऑपोजिट क्या होता है। तो देखिए एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, और नेग्लेक्ट मतलब उपेक्षा करना, है ना, और डिजेक्ट मतलब होता है निराश करना, और इजेक्ट मतलब निष्कासित करना, और रिजेक्ट मतलब होता है अस्वीकार करना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर है कि द एडजेक्टिव ऑफ द नाउन, इसको मिटा देता हूं, द एडजेक्टिव ऑफ द नाउन वर्ड ट्रबल इज। ट्रबल का एडजेक्टिव क्या हो गया, ठीक है, ट्रबल मतलब होता है मुसीबत, तो मुसीबत का विशेषण क्या होगा। देखिए ट्रबल्स, ट्रबलसम, ट्रबलर या ट्रबलिंग, यानी ट्रबल्स मतलब मुसीबत है, ट्रबलसम मतलब परेशानी भरा, ट्रबलर यानी परेशान करना या परेशान करने वाला, या ट्रबलिंग यानी परेशान करने वाला, ठीक है। चलिए क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ट्रबलसम, ट्रबलसम आदर किया, ठीक है। चलिए 24 नंबर है कि ये प्यूपिल अनविलिंग टू लर्न कैन बी चेंज्ड बाय। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ये समझिए कि सीखने के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ये पीपल अनविलिंग टू लर्न कैन बी चेंज बाय, यानी सीखने के लिए जो अनिच्छुक विद्यार्थी होता है उसको कैसे बदला जा सकता है। जिस विद्यार्थी के बीच कोई सीखने का इच्छा नहीं होता उसको कैसे बदलेंगे, सिंपैथी से नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट से नहीं, लिविंग देम ऑन देयर विल, उन्हें उनकी इच्छा पर छोड़ देना नहीं, फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ डिस इंटरेस्ट, यानी रुचि का कारण पता लगाना, है ना। 25 नंबर है कि फॉर ए गुड टीचिंग एड अननेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इज टू बी पोर्टेबल, रियलिस्टिक, एक्यूरेट या एक्सपेंसिव, यानी एक अच्छे, इसका मीनिंग समझिए कि एक अच्छे शिक्षण के लिए आवश्यक विशेषता क्या है, पोर्टेबल, यथार्थवादी, सटीक या महंगा। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षा में पूछा गया, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पोर्टेबल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छब्बीस नंबर सवाल देखिए, 26 नंबर कह रहा है कि रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव थ्रू, यानी इसका मतलब पहले समझिए, रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ के साथ पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, समझ के साथ पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग क्वेश्चन, यानी शिक्षार्थी चुपचाप पढ़ते हैं और प्रश्न पूछते हैं। दूसरा स्पीक सॉफ्टली वाइल रीडिंग, यानी पढ़ते समय धीरे बोलें, या रन फिंगर्स ऑन एवरी लाइन एंड रीड, यानी प्रत्येक पंक्ति पर उंगलियां फेरे और पढ़ें, और रीड अलाउड जोर से पढ़ना, क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रन फिंगर्स ऑन एवरी लाइन एंड रीड, ठीक है, यानी कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन जो है इसकी जो भाषा, इसकी भाषा की समझ परीक्षा के लिए दिया गया गद्यांश पदांश को पढ़ना कैसा हो जिससे सर्वोत्तम उपलब्धि प्राप्त हो, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 27 नंबर देखिए, इसको इधर ले आता हूं। 27 नंबर है कि स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज
स्किल कैन बी डेवलप्ड इजिली बाय, यानी जो स्किल लैंग्वेज है ना, इसको कैसे आपका आसानी से जो स्किल लैंग्वेज है यानी अंग्रेजी भाषा बोलने का जो आसानी से विकसित किया जा सकता है, कैसे विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन है इंगेजिंग इन रीडिंग, यानी पढ़ने में संलग्न, कनेक्टिंग इमोशनली यानी भावात्मक रूप से जोड़ना, फोकसिंग ऑन कन्वर्सेशन स्किल रीडिंग टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस यानी उन्हें अपनी पसंद की किसी भी भाषा में बोलने के लिए कहना, है ना। और आस्किंग देम टू टॉक इन एनी लैंग्वेज, ये हो जाएगा किसी भी भाषा में बोलने के लिए कहना। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फोकसिंग ऑन कन्वर्सेशन स्किल लीडिंग ऑन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी संवाद कौशल पर ध्यान केंद्रित करना जिसमें संवादात्मक दक्षता प्राप्त हो सके, है ना। चलिए आगे है 28 नंबर कि गुड राइटिंग स्किल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, गुड राइटिंग स्किल कैसे सुधारा जा सकता है, यानी लेखन को जो दक्षता होता है उसमें लेखन कौशल को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखिए एकदम इजी है, इसका उपाय करने के लिए हम लोग मेकिंग देम प्रैक्टिस राइटिंग इन देयर ओन वर्ड्स, ये होगा, यही हो जाएगा, है ना। अब है 29 से 30, रीड द प्रोज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब इसको पूरा केयरफुली पढ़ना है। द फर्स्ट थिंग द चिल्ड्रेन वांटेड टू डू एट द जू वाज टू राइड ऑन द एलिफेंट, यानी चिड़ियाघर में बच्चों की पहली इच्छा हाथी की सवारी करनी थी। एलिफेंट सिम्स ऑकवर्ड क्रिएचर एज दे मूव हैविंग अलोंग, यानी हाथी भारी भरकम चाल चलते हुए अजीब से प्राणी लगते हैं। देयर लेग्स कवर्ड इन लूज फोल्ड्स विथ टफ स्किन एंड देयर ट्रंक स्विंगिंग फ्रॉम साइड टू साइड इन सर्च ऑफ फूड और ड्रिंक, यानी उनके पैर ढीले परतों वाली सख्त चमड़ी से ढके होते हैं और वे भोजन या पानी की तलाश में अपनी सूंड को इधर उधर हिलाते रहते हैं, है ना। अब सवाल इससे क्या बनता है आइए देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रंक, यानी ट्रंक का फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है। टू मूव ऑकवर्डली, यानी अनाड़ीपन से हिलना। टू स्विंग साइड बाय साइड, यानी अगल बगल झूलना। टू सर्च फूड एंड ड्रिंक, यह हो जाएगा टू सर्च फूड एंड ड्रिंक। अब है राइट द ऑपोजिट वर्ड हैविली, हैविली का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, यानी भारी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इजली यानी आसानी से, लाइटली यानी हल्के ढंग से, क्विकली यानी जल्दी से, डेलिकेटली यानी नाजुक ढंग से, क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इजीली। तो वीडियो कैसी लगी बार कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद आपको मिलेगा 2012 में पूछे गए बाल विकास के प्रश्न। चलो देखते हैं।